सुमोना रो रो कर अब शांत हो चुकी थी। आज फिर उसके पति विक्रांत ने उस पर हाथ उठाया था और धक्का देकर भद्दी भद्दी गालियां देता हुआ वह घर से बाहर चला गया था। 5 वर्षीय उसकी बेटी पिंकी और 4 वर्षीय बेटा पंकज हिचकियों के साथ रोते हुए सुमोना से चिपके हुए थे। तीनों के आंसू मिलकर एक हो रहे थे। अब यह सब आए दिन की बात हो गई थी। सुमोना सोच रही थी कि कौन कहेगा कि वे दोनों पढ़े लिखे संपन्न परिवारों से हैं। दोनों के ही परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज में एक अच्छी हैसियत रखते थे। कहने को तो सुमोना और विक्रांत का प्रेम विवाह हुआ था। सजातीय होने के कारण और शायद परिजनों के खुले हुए विचारों का होने के कारण भी उन्हें विवाह में कोई अड़चन नहीं आई थी। सभी की रजामंदी से बहुत धूम धड़ाके के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। दोनों के ही माता पिता ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी शादी में, बल्कि अगर यह कहे कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दिखावा किया गया था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शादी के थोड़े ही दिनों बाद विक्रांत का यह रूप उसके सामने आ गया था। सुमोना चौंकी जरूर थी। दोनों ने एक साथ एमबीए किया था। सुमोना अपने बैच की टॉपर थी। पूरा जोर लगाने के बाद भी विक्रांत कक्षा में दूसरे स्थान पर ही रहता था। दोनों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा रहती थी। विक्रांत का दोस्त अंगद अक्सर कहता था, अच्छा है तुम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो, नहीं तो एक दूसरे का सिर ही फोड़ देते। पल्लवी हंसते हुए उसमें जोड़ती, और कहीं यह दोनों शादी कर लेते तो एक दूसरे का गला ही दबा देते हैं। यह सुन सब खिलखिलाकर हंस पड़ते और बात हवा में उड़ जाती। पता नहीं साथियों के कहने का असर था या क्या। धीरे धीरे सुमोना और विक्रांत दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे, और जब विक्रांत पर प्रेम का भूत चढ़ा तो वह इतना अधिक रोमांटिक हो गया कि खुद सुमोना को ही विश्वास नहीं होता कि वही अकरू गुस्सैल विक्रांत है। सहेलियां भी सुमोना से जलने लगी। विक्रांत हर दिन सुमोना के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज प्लान करता और सब देखते रह जाते। विक्रांत कभी कुछ छिपा कर नहीं करता, सब कुछ सबके सामने खुला खुला करता। दोस्त कहते, शादी के बाद विक्रांत तो जोरू का गुलाम बन जाएगा। विक्रांत हंसकर जवाब देता, हाँ भाई बन तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? तुम भी बन जाना अपनी बीवी के गुलाम, मेरी छोड़ो। और चारों ओर जलन भरी खिलखिलाहट बिखर जाती। सुमोना को खुद भी विक्रांत का यह रूप बहुत भाता था। वह तो खुशियों के सतरंगे आकाश में विचरण कर रही थी, मगर कहाँ जानती थी कि कुदरत उसे अंधेरी की गहरी खाई की ओर ले जा रहा है। पहला झटका सुमोना को शादी के बाद दूसरे महीने में ही लगा था। मात्र 15 दिनों के हनीमून ट्रिप से जब दोनों लौटे थे, एक हफ्ता तो घर से बाहर ही नहीं निकले, और विक्रांत तो जैसे चकोर की तरह उसे निहारता ही रहता था। ज्वाइंट फैमिली थी, घर में सास ससुर के साथ जेठ जेठानी भी थे, पर जैसे विक्रांत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जेठानी जरूर इस बात पर ताना मारती रहती थी। वह एकांत में विक्रांत को समझाती तो वह कहता, जो जलता है जले, जिसे जलना है वो जले, मुझे इससे क्या। उस रात नई बहू के स्वागत में विक्रांत के चाचा ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था। बहुत चाव से सज धर कर जब सुमोना तैयार हुई और विक्रांत के सामने आए तो विक्रांत के चेहरे पर बल पड़ गया। उसने कहा, यह क्या पहना है तुमने सुमोना? सुमोना ने कहा, क्यों, क्या हुआ विक्रांत, अच्छा तो है। शीशे में खुद को निहारते हुए उसने पूछा। विक्रांत, ब्लाउज का इतना गहरा गला किसको दिखाना चाहती हो तुम सुमोना? यह बात सुन आहत हुई थी सुमोना, पर खुद को संभाल कर बोली, अच्छा तो जनाब इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बदल कर नीचे आओ जल्दी, मैं माँ के पास इंतजार कर रहा हूँ। यह कहता हुआ विक्रांत कमरे से बाहर चला गया। सुमोना का उखड़ा हुआ मूड चाचा के घर में सबके स्नेहिल व्यवहार से फिर से खिल उठा। खाना खाकर सब बैठक में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सब उसके रूप और व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। किसी बात पर सबके साथ साथ वह भी खिलखिलाकर हंसी तो विक्रांत तेजी से चीखा, क्या घोड़े की तरह ही निना रही हो, कायदे से हंस भी नहीं सकती हो क्या? यह सुन सब चुप हो गए और उसी असहनीय शांति के बीच वापस घर चले आए। कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में आकर वह बहुत रोई।
विक्रांत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह करवट बदलकर आराम से सो गया। सुबह भी घर में इस बारे में कोई बात नहीं हुई, ना ही किसी ने उससे कुछ कहा और ना ही विक्रांत को कुछ समझाया। जेठानी के चेहरे पर जरूर व्यंग भरी मुस्कान पूरे दिन तैरती रही। कुछ ही दिनों बाद विक्रांत के किसी दोस्त की एनिवर्सरी की पार्टी थी। विक्रांत ने सुमोना से कहा कि शाम के लिए तैयार हो जाना। साथ ही साथ यह भी हिदायत दी कि देखो, यह मेरे दोस्त की पार्टी है, शराफत वाले कपड़े ही पहनना, बल्कि ऐसा करो कि मुझे दिखा दो कि तुम क्या पहनने वाली हो। यह तो बस शुरुआत थी। उसके पहनने बोलने पर टिप्पणी करना, टोका टोकी करना, व्यंग करना अब विक्रांत के लिए आम बात हो गई थी। उस दिन पार्टी पूरे शबाब पर थी। सब संगीत की लहरों पर थिरक रहे थे। संगीत वैसे भी सुमोना की कमजोरी थी। वह भी पूरी तरह से संगीत में डूबी हुई थिरक रही थी। अचानक उसे देख विक्रांत चिल्लाया, क्या नचनिया की तरह ठुमके लगाए जा रही हो सुमोना? अभी पिछली बातें तुम भूल जाओ सब। शरीफ घर की बहू बन गई हो तो शरीफों की तरह रहना सीखो। इस तरह नाचना अच्छा लगता है क्या सबके सामने? इस अपमान को सुमोना सह नहीं पाई और वह रोते हुए बाहर की ओर भागी। विक्रांत भी उसके पीछे पीछे आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई, पर उनकी प्रतिक्रिया से सुमोना चकित रह गई। उन्होंने कहा, देख बहू, पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें तूल नहीं देना चाहिए। जाओ, जाकर आराम करो। कहते हुए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और अपने कमरे में चली गई। रात उसने आंखों में ही काटी। सुबह होते ही वह अपने मायके चली गई। अपने माता पिता की प्रतिक्रिया से तो वह बुरी तरह आहत ही हो गई। पिता ने ठहरे हुए शब्दों में उसे समझाया, देखो सुमोना, हर दंपति के बीच ऐसे मौके आते ही हैं। बात को बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पुरुष कभी कभार कुछ ऊंचा नीचा बोल ही देते हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठोगी तो खुद भी दुखी रहोगी और हमें भी दुखी करती रहोगी। अब बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हमारी परवरिश पर उंगली उठाने का दूसरों को मौका क्यों देना? बस इतनी सी अपेक्षा है तुमसे। पिता तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में चले गए। सुमोना ने आशा भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद माँ बोली, सुमोना, तुम अगर यह सारी बातें अपना मन हल्का करने के लिए हमारे साथ साझा कर रही हो तो ठीक है, पर अगर तुमको लगता है कि हम लोग दामाद जी से इस बारे में कोई बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सुमोना बोली, लेकिन माँ, मेरी भी तो बात सुनो। सुमोना की बात बीच में काटकर माँ फिर से बोली, सुमी, हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। इसका यह अर्थ नहीं, बिल्कुल नहीं है कि तुम लड़का बन जाओ। लड़की हो, लड़की की तरह रहना सीखो। लड़कियों को थोड़ा दबना पड़ता है, सहना पड़ता है। गृहस्थी की गाड़ी तभी पटरी पर चलती है। माँ, मुझे इस तरह अपमानित करने का अधिकार विक्रांत को नहीं है। माँ बोली, सुमी, तुमने तो खुद देखा है तुम्हारे पापा कितनी बार मुझे क्या कुछ नहीं कह देते हैं, तो क्या मैं उनकी शिकायत लेकर अपने मायके जाती हूँ? नहीं ना। पर माँ, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सुमी, यह शादी तुम्हारी पसंद से, तुम्हारी खुशी के लिए की गई थी। इसे निभाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी हमें तुम्हारी दोनों छोटी बहनों की भी शादी करनी है। अगर बड़ी बहन का डाइवोर्स हो गया तो दोनों बहनों की शादी में बहुत दिक्कत आएगी। 2-4 दिन रहो आराम से मायके में और फिर अपने घर चली जाना। रात बहुत हो गई है, अब जाओ, जाकर सो जाओ। शाम को ऑफिस से लौटते हुए विक्रांत उसके मायके चला आया। बिना कुछ कहे सुने वह विक्रांत के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। अपमानित होने का एक अनवरत सिलसिला आरंभ हो गया था उसकी जिंदगी में। अब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। भावना में बहकर उसने हनीमून पर से ही अपनी लगी लगाई नौकरी को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि विक्रांत ने कहा था, सुमोना, तुम दूसरे शहर में नौकरी करोगी तो मैं तो यह योग में ही मर जाऊंगा। 1-2 साल साथ में जी लेते हैं, फिर तुम भी नौकरी कर लेना। तुम तो टॉपर हो ही, तुम्हें तो कभी भी नौकरी मिल जाएगी। जाने उसे यह सब सोचते सोचते कब नींद आ गई। अगले दिन जब सुबह सोकर उठी तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि उसके तनाव की वजह से यह सब हो रहा है, पर सासू माँ की अनुभवी आंखें शायद समझ गई थी। उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाकर सुमोना की जांच करवाई और खुशी से झूमती हुई घर वापस आई।
साल भर के भीतर ही सुमोना की बेटी पिंकी उसकी गोद में खेलने लगी थी और लगभग 1 साल बाद ही उसने एक बेटे को भी जन्म दिया था। इधर 2 बेटियों की माँ उसकी जेठानी जल भुन गई थी। अब वे भी उसे बात बात पर कुछ न कुछ बोलती रहती, पर बेटा पाकर सास अब उसकी पक्ष में लेती। पर बच्चों की माँ को नौकरी करने की अनुमति इस घर में नहीं थी। धीरे धीरे विक्रांत शराब पीने लगा। सबके बीच उसका अपमान करना अब रोज की बात थी। कमरे में अगर वे कुछ समझाने की कोशिश करती भी तो विक्रांत उस पर हाथ उठा देता था और यह सब देख बच्चे सहम जाते। कॉलेज में विक्रांत के परम मित्र थे अंगद। एक ही शहर में होने के कारण उनकी दोस्ती अभी भी कायम थी। अगर उनके सामने कुछ भी घटित होता तो वो कभी विक्रांत को समझौता और कभी उसे समझौता करने के लिए कहता। पर यह बात न तो विक्रांत को अच्छी लगती न ही परिजनों को, इसलिए उन्होंने विक्रांत के घर आना कम कर दिया। पर मोबाइल से वो सुमोना से संपर्क में रहते। सुमोना भी जब भी परेशान होती एकांत पाकर अंगद जी को फोन लगा लेती। अंगद हमेशा उसका हौसला बढ़ाते, अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह देते। उस दिन भी अंगद घर आए थे। जब विक्रांत ने सुमोना को गाली दी तो अंगद बच्चों का वास्ता देकर उसे समझाने लगे, पर विक्रांत तो जैसे अपना आपा ही खो चुका था। उसने उन दोनों के रिश्ते पर भी उंगली उठा दी। अपमान से तिलमिलाए हुए अंगद उठकर वहां से चले गए और अंगद का सारा गुस्सा विक्रांत ने सुमोना पर ही उतार दिया। बहुत कुछ भला बुरा उसे कहा। आज जिस तरह से विक्रांत ने उसे पीटा था उसे देखकर पंकज सहम गया था और उस घटना के बाद घंटे भर तक पिंकी डरकर कांपती रही थी और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे अपनी माँ की यह हालत देखकर। सुमोना को लगा कि ये मेरे बच्चे हैं, उन्हें डर और उलझी हुई जिंदगी मैं नहीं दे सकती हूँ। अब अपने बच्चों के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। यह निर्णय लेने के बाद सुमोना स्वयं को भविष्य में आने वाली कठिन समय के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अब उसे पता था कि यह लड़ाई उसकी अकेले की नहीं है, बल्कि उसके बच्चे भी हैं। इस युद्ध में कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा, पर फिर भी सुमोना हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन विक्रांत के ऑफिस जाने के बाद सुमोना लैपटॉप लेकर बैठ गई और कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भेजकर ही अपने कमरे से बाहर आई। 2 दिनों तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया, पर वह निराश नहीं हुई। जानती थी कोर्स करने के 5 साल का लंबा अंतराल लिया था उसने। न थोड़ी बहुत तो मुश्किल नौकरी मिलने में होगी ही, पर उसे विश्वास था कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे नौकरी जरूर मिलेगी। मगर हमेशा अपना सोचा कहाँ होता है। इससे पहले कि सुमोना को नौकरी लगती, विक्रांत ने उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। दूसरा विस्फोट यह था कि विक्रांत ने कोर्ट से अपने बच्चे की कस्टडी मांगी थी, क्योंकि सुमोना बेरोजगार थी। सुमोना को पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, पर सुमोना ने रोने चिल्लाने के बजाय आगे की रणनीति पर विचार करना आरंभ किया। उसे किसी के सहारे की उम्मीद नहीं थी। बस एक ही व्यक्ति था जिसे वह कोई मदद मांग सकती थी। तो उसने अंगद को फोन मिलाया। पूरी स्थिति बताकर उसने किराए का मकान ढूंढने का अनुरोध किया। विक्रांत के आने से पहले ही सुमोना अपने दोनों बच्चों को लेकर एक अटैची के साथ घर से बाहर चली गई। अंगद उसके विश्वास पर खरा उतरा और उसने अपनी किसी परिचित के यहाँ सुमोना को पेइंग गेस्ट बनवा कर रख दिया। अंगद ने उसे मायके जाने की भी सलाह दी, पर सुमोना ने यह कहकर मना कर दिया कि यह मेरी लड़ाई है, मैं इसमें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। सुमोना हिम्मत करते हुए आगे अपने जीवन में बढ़ रही थी। इधर रात में जब विक्रांत लौटा तो इस नए घटनाक्रम से वह बुरी तरह बौखला गया। उसने अपने परिवार से कहा, आप लोगों ने सुमोना को रोका क्यों नहीं? वह इस तरह से मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। हम लोगों को लगा कि आप लोगों की आपस में बात हो गई होगी, भाभी ने मुंह बनाकर बोला। विक्रांत अपने कमरे में चला गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। उसके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया था और परिवार का कोई सदस्य उसके पास हमदर्दी दिखाने भी नहीं आया। वह क्योंकि सब जानते थे कि विक्रांत का स्वभाव कैसा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिन परिजनों पर सुमोना जान छिड़कती थी, उसके जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। आधी रात को विक्रांत को भूख लगी। उठकर बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर 2 रोटी और सब्जी ढकी रखी थी। वही खाकर वापस जाकर वह कमरे में सो गया।
अगर सुमोना होती तो गरम कर कर मान मुनहार कर के सलाद अचार के साथ उसे रोटी खिलाती। अगली सुबह भी सब कुछ सामान्य ढंग से होता रहा। जब वह बाहर निकलने लगा तब माँ ने पूछा, सुमोना से कुछ बात हुई है क्या विक्रांत? नहीं माँ, खुद गई है तो खुद वापस आएगी, किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुस्से में विक्रांत बोला। और वह तलाकनामा? भाभी ने पूछा। उसी से उसकी अकल ठिकाने आएगी भाभी, आप देख लीजिएगा, कहता हुआ विक्रांत बाहर चला गया। समय के तो जैसे पंख होते हैं, तेजी से खिसकने लगा। दिन, महीना और फिर साल बीत गया। न सुमोना आई न उसका कोई फोन आया। विक्रांत ने भी अपनी अकड़ में उसे कोई फोन नहीं किया। पर इस दौरान विक्रांत ने सुमोना की कमी को शिद्दत से महसूस किया। वह मानसिक रूप से बहुत पीड़ित था। अपनी उलझनों के कारण उसका काम में भी मन नहीं लगता था। प्राइवेट कंपनी उसको क्या रखती, आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बेरोजगार देवर अब भाभी पर बोझ बन गया था। वही भाभी जो उसके साथ मिलकर सुमोना को ताने सुनाया करती थी, अब उसे ताने देती थी। जो अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं हुआ वह किसी और का कैसे होगा? अपने ही घर में उसकी स्थिति अनचाहे मेहमान जैसी हो गई थी। अब विक्रांत को अपने जीवन में सुमोना का महत्व समझ में आ रहा था। वह खुद को सुमोना से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा था कि तभी उसके ताबूत में आखिरी कील के रूप में हस्ताक्षर किया हुआ तलाकनामा रजिस्टर्ड डाक से उसके पास आ गया। साथ ही सुमोना ने कोर्ट के पास अपने बच्चों की कस्टडी का दावा भी ठोका था, क्योंकि अब वह बेरोजगार नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सी कंपनी में अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर एचआर हेड हो गई थी। विक्रांत को अपनी गलती का एहसास होने पर भी वह सुमोना से माफ़ी मांगा, लेकिन सुमोना ने उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, उसके आत्मसम्मान को बुरी तरह से चूर चूर कर दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।